Good morning, students. Good morning, all of you, beta. Our lesson number second, life process, is going on. I has been taught you the nutrition, type of nutrition. Okay, how many type of nutrition in organism. Okay, today's we are going to study type of animals on the basis of their फूड हैबिट्स. एनिमल्स हैं, एनिमल्स के कितने टाइप होते हैं उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस. हर्ब्स से आता है ग्रीन प्लांट्स. ओके, हर्ब से याद रखिए ग्रीन. हर्ब्स हम किनको कहते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं छोटे. हर्बीवोरस eat only green plants and vegetables like cow, deer, etc. The organisms, the animals, those only feed green plants. Okay, जो एनिमल्स हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस. ओके, उसमें काऊ है, हरा चारा खाती है. डियर, हिरन है, वो भी ग्रीनरी फूड खाता है. सेकेंड, कार्निवोरस ईट्स ओनली एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, स्नेक, फ्रॉग एट्सेट्रा. इसमें क्या है बेटा कि कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं. ओके, दे आर कार्निवोरस. नंबर थर्ड, ओमनीवोरस. ओके, ओमनीवोर्स ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये क्या करते हैं? हर्बीवोरस वाला करेक्टर भी होता है एंड कार्निवोरस वाला करेक्टर भी होता है. मीन्स ये एनिमल और प्लांट्स दोनों को खा सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स. कौन कौन से होते हैं इसमें? क्रॉ, ह्यूमन. क्रॉ होता है कोआ, वो भी कुछ भी खा सकता है. और जो ह्यूमन है, ह्यूमन वेजिटेरियंस भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं. बट हम उन्हें सिर्फ जो शाकाहारी उन्हें सिर्फ कह देते हैं कि वो हो गए हर्बीवोरस. जो मांसाहारी हैं उन्हें हम कह रहे हैं कार्निवोरस. लेकिन जो मांसाहारी है ऐसा नहीं है कि वो हर्बीवोरस नहीं हो सकते, वो वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं. तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, दे फीड बोथ. ओके, दे ईट बोथ टाइप ऑफ फूड, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, कॉल्ड ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स में वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट. कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं. एक पिचर प्लांट होता है. पिचर होता है मटका ना. तो एक प्लांट होता है, उस पर एक स्ट्रक्चर आती है जो मटके के जैसी होती है, उसे हम कहते हैं पिचर प्लांट. मटके की शेप होती है, इस वजह से. उसमें क्या होता है, कोई इंसेक्ट आता है, आकर के उसके ऊपर बैठ जाता है. मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, आप उसमें ओमनीवोरस में ड्रॉ उसको करेंगे. उसमें क्या होता है कि पिचर प्लांट में कोई इंसेक्ट आया, आकर के बैठ गया और वो पिचर ऊपर से अपना कैप बंद कर देता है. उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिस एंजाइम्स की हेल्प से वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर जाता है. इट मीन्स वो एनिमल्स को खा रहा है. ठीक है, तो दैट इज ओमनीवोर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन. ओके, ह्यूमन के अंदर अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे. First of one, let's know the what is nutrition. What is the nutrition in human beings? Which process is doing, which work is doing in this phenomena or in this process? Breakdown of food into simple form inside the human. Okay, जो फूड है, फूड मटेरियल जिसको हम बहुत ज़्यादा, क्या है, हम ज़्यादातर फूड ही खाते हैं. अपना जो भी हमारा फूड है, वो फूड मटेरियल को क्या करना है? ब्रेक डाउन मतलब आपने क्या किया, एक एप्पल लिया, एप्पल को आपने कट कर लिया, उसका एक बाइट, बट उसको आपने माउथ में च्यूइंग किया. च्यूइंग करने के बाद वो आपकी बक्कल कैविटी से होता हुआ, ओसियोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, और वहाँ पर और भी छोटे छोटे वो पार्ट्स में और भी छोटे छोटे वो मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना. तो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल फूड में इनसाइड ह्यूमन बॉडी. Human have well developed digestive system in the form of alimentary canal or gut. ह्यूमन, हम जो हैं इंसान, हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं, लेने के बाद वो खाना वहाँ असेंबल भी होता है, उसमें क्या होता है? एंजाइम्स भी मिक्स होते हैं. ओके, और उस सब के बाद उसका क्या होता है? जो वेस्टेज होता है उसका एक्सक्रेशन भी हो जाता है.
ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो बेटा उस पूरे सिस्टम को, जो हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, और उस एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं। ओके, 9 मीटर्स लॉन्ग होती है, ये हमारे माउथ से एनस तक फैली हुई होती है, माउथ टू एनस पूरी लेंथ की इसमें बात की है मैंने। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और गट, इट इज़ 9 मीटर लॉन्ग। ओके, अभी आपको यही चीज़ बताई है, क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एक गट होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कितनी है, 9 मीटर लॉन्ग होती है बेटा। ओके, I will send the diagram of digestive system. You must be draw the diagram in your notebook as the homework. Draw well-labeled diagram of human digestive system. The diagram also in your books. Okay, so you can draw from there. Flow chart of digestive system. Okay, let's know the flow chart. What is the flow chart of digestive system? बेटा जो हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको हम डक्ट भी कह रहे हैं, वो हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस तक फैली हुई होती है। उसका लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एनस है, और उसका बिगनिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट माउथ होता है। ओके, अब इसको हमें डायग्राम में कैसे बनाना है? दिस इज अ फ्लो चार्ट, नॉट अ डायग्राम। फ्लो चार्ट मीन्स इट इज द सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स विच आर बिलोंग्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द फूड ट्रांसफर step by step from one part to the another digestive part. ओके, इसमें क्या है, खाना शुरू होता है जहाँ से, वहाँ से उसके बाद वो कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, लास्ट में कहाँ पहुँचेगा, वो आपको एक डायग्रामेटिकली ना दिखा करके आपको एक सीक्वेंस बता दिया गया है। इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ओके, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं है, फ्लो चार्ट है। डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, आपको सेंड कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट माउथ, कोई बताने वाली बात नहीं है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब खाने के लिए हमें अपने माउथ का यूज़ करना होता है। ओके, हमारा माउथ जो अटैच होता है, कैविटी से अटैच होता है, जिसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। अब होने को तो इसमें बहुत कुछ है बेटा, टंग भी है माउथ के अंदर, टीथ भी होते हैं, जॉ भी होते हैं, वहाँ पे हम फूड को च्विंग करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, इनटेक किया, इनटेक माउथ के अंदर फूड को रख लिया। देन फूड पाइप, अब ये यहाँ से हमने जब इसको खाया, चबाया, इसमें सलाइवरी अमाइलेज मीन्स सलाइवा, जो हमारे मुंह में लार होती है, उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद ये कहाँ पहुँचता है, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी क्या है, बकल कैविटी में दो रास्ते हैं बेटा जी, टू वेज। कैसे होते हैं टू वेज? एक तो होता है हमारा रेस्पिरेटरी कैनाल के लिए, और एक होता है हमारे फूड पाइप के लिए। रेस्पिरेटरी कैनाल हमारी पीछे की तरफ होती है और फूड पाइप हमारे आगे की तरफ होता है, बता दिया जाएगा इसको। ओके, तो जो माउथ है हमारा, माउथ कनेक्ट है बकल कैविटी से, और बकल कैविटी कनेक्ट है दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। इसमें एक ट्यूब तो रेस्पिरेटरी कैनल की होती है और एक होती है हमारी वेंट्रिकल की, या एक ये फूड पाइप की, या फिर फूड कैनल की, या फिर ओएसोफेगस, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो फूड पाइप, हमें फूड पाइप पे बात करनी है। ओके, फूड पाइप क्या करता है, खाने को पहुंचा देता है स्टोमक में, स्टोमक से फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ऑलमोस्ट 95% डाइजेशन यही कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है मोस्टली वेस्ट मटेरियल, और ये लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देती है रेक्टम में। रेक्टम एक ऐसी जगह होती है, रेक्टम एक ऐसा पाउच के जैसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर बॉडी का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कर दिया जाता है, और जब ये फुलफिल हो जाता है तो इसको एनएस के थ्रू एक्सक्रेट कर दिया जाता है। ओके, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है बेटा, थिन एंड 6 मीटर लॉन्ग। कह तो रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी है। क्यों, है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर लॉन्ग, बट द लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, तो इट मीन्स अप्रॉक्स 7.5 यही होगी, और 9 मीटर की हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। ओके, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसका ना डायामीटर जानते हैं ना आप, इसका डायामीटर होता है कम, इसलिए इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो हमारी लार्ज है, इसका डायामीटर होता है ज़्यादा, चौड़ा, ये चौड़ी होती है,
तो इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लेंथ दोनों की याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखेंगे कि इस तरह से चारों तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर फैली हुई है जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो चौड़ी है, उसका डायमीटर ज़्यादा है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माउथ। Mouth. Human take food by the mouth first, the chewing the food and mix saliva in it properly, then it goes to food pipe. जो मैंने आपको सब अभी ये फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया है बेटा, उसी की बात हम कर रहे हैं, उसी के बारे में हम क्या है अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो माउथ क्या है? माउथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फूड को लेते हैं और उसे च्युइंग करते हैं। च्युइंग करने के साथ साथ उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, जिसके पास अपने एंजाइम होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, ये सब मिक्स हो जाता है और उसके बाद फूड पहुँच जाता है कहाँ? फूड पाइप में। तो नेक्स्ट पार्ट इज फूड पाइप। फूड कम फ्रॉम माउथ इनटू फूड पाइप एंड फूड पाइप ट्रांसफर इट इनटू स्टमक। जो खाना है वो हमारा ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर? माउथ से फूड पाइप में। अब फूड पाइप के बाद क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र कर देता है स्टमक को। ओके, फूड पाइप इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है वो। ओके, बट बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन मैंने आप मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया है, शायद आपको ना बताया हो। उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अब अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर ऐसे सीधी नहीं जाती है। ओके, वो इस तरह से सीधी नहीं जाती है। अगर सीधी जाने लगी तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। हम लेट के भी खाते हैं कई बार, तो फूड बीच में रुक सकता है, कुछ भी। तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, ये वाली चीज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, तो इसी तरह से फूड भी धीरे 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 आगे बढ़ता है। ओके, आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, उसमें आपको कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड बताई जाएंगी। देन थर्ड पार्ट इज स्टमक। It receives the food from ओसियोफेगस। ओसियोफेगस यानी कि फूड पाइप, हमारा जो फूड पाइप है उससे क्या कर रहा है? फूड को रिसीव कर रहा है। एंड हैव 2-3 आवर्स इन इट। पेट के अंदर, स्टमक के अंदर खाना 2 से 3 घंटे रहता है और वहाँ पर इसमें HCl, बाइल जूस, ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। स्टमक मिक्सड HCl इन द फूड विच इज़ रिलीज्ड बाय itself and assembled एसिमिलेटेड फूड पार्टिकल्स। क्या करता है कि इसमें ये मिक्स कर देता है किसको? HCl को, जो खुद स्टोमक से ही सीक्रेट किया जाता है। ओके, और क्या होता है उसके बाद? यहाँ ये फूड पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। 95% ऑफ फूड इज डाइजेस्ट into the small intestine. It is 6 मीटर लॉन्ग। जो आपको स्टार्टिंग में अभी मैंने फ्लो चार्ट के साथ बताया है, क्या है? 95% डाइजेशन इसमें कंप्लीट हो जाता है और क्या होता है? ये फूड को असेंबल कर देती है। बहुत सारी चीज़ें जो फूड से न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स लेने होते हैं वो सब यहीं अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, नाउ फूड कम्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, अब जो फूड है वो अपने न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी वॉल में, वो सब क्या करती हैं? न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, खींच लेती हैं उसको फूड से, और जो वेस्टेज है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। ऐसे समझ लीजिए, गन्ने की मशीन देखिए, सब गन्ने का जूस भी पीते हैं, शुगर केन जूस। जो स्टॉल लगे होते हैं सड़क के किनारे, वहाँ देखते हैं एक मशीन होती है, उसमें वो गन्ना डालता है, जूस निकल के एक साइड हो जाता है और जो वेस्टेज है वो एक साइड हो जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपकी बॉडी से जूस को निकाल लिया जा रहा है और वेस्टेज को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन को। ओके, रेक्टम, द वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड पार्टिकल इज कलेक्टेड इन रेक्टम विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल, वो जो गन्ने के छिलके, वो सब कूड़ा ट्रांसफ़र किया गया था लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया? और भी कुछ अगर उसमें है तो क्या किया? वहाँ से फूड मटेरियल को ले लिया और ले जा कर के वेस्टेज जो बचा उसको ट्रांसफ़र कर दिया रेक्टम में। ठीक है, अब रेक्टम क्या है? रेक्टम इसको कलेक्ट करेगा तब तक जब तक उसके पास अपनी एक कैपेसिटी, हर एक ऑर्गन के पास अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना मटेरियल रख सकता है। जब ये नहीं रख पाता है तो इसको एक्सक्रेट करना होता है, और जो एक्सक्रेट करना होता है तो एक्सक्रेट करने के लिए रेक्टम से ही एक ऑर्गन अटैच होता है जिसे हम कहते हैं एनस।
ठीक है, इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ होती है बॉडी से। इट इज़ अ ओपनिंग वेयर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू आउटसाइड। एक ओपनिंग है जिससे क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, उस ह्यूमन बॉडी से फूड मटेरियल से जो वेस्टेज कलेक्ट हुआ है उस वेस्टेज को क्या कर दिया जाता है, आउटसाइड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके बेटे, तो दिस इज़ द, कुछ और भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं जो मैं कह रही थी कि हम अभी बात करेंगे। फूड पाइप, फूड पाइप लोकेटेड बिहाइंड द विंड पाइप। मैं आपको बता रही थी कि जो फूड पाइप है वो कहाँ होता है और जो आपका विंड पाइप है ये कहाँ होता है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। तो ये कहाँ होती है, विंड पाइप के पीछे की तरफ होती है। बिहाइंड मीन्स पीछे होती है, और विंड पाइप आगे होती है जो जा करके जुड़ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, मीन्स लंग्स से अटैच हो जाती है। ओके, एपिग्लॉटिस, इट इज़ अ cartilaginous structure which is present in the buccal cavity. It prevent food do not go into the विंड पाइप। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या होती है, एपिग्लॉटिस ना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो क्या होता है, बकल कैविटी होती है ना, तो बेटा बकल कैविटी में क्या होता है, आप ये समझिए कि ये बकल कैविटी है और ये फूड पाइप है। दोनों फिंगर मैंने ऊपर नीचे रख दी। ठीक है, अब मैं आपकी फैसिलिटी के लिए अपनी फिंगर से आपको ऐसे दिखाती हूँ। ठीक है, ये बकल कैविटी और ये फूड पाइप, क्योंकि फूड पाइप पीछे की तरफ है, बकल कैविटी ऊपर है, ये फूड पाइप और ये विंड पाइप। अब बकल कैविटी से ना फूड ऐसे करके आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो फूड पाइप में जाए कि विंड पाइप में जाए। तो वो विंड पाइप में ना जाकर फूड पाइप में ही जाएगा, क्योंकि फूड पाइप में जाएगा तभी स्टोमक तक पहुंचेगा। तो जो फूड पाइप है, जो हमारा ओसियोफेगस है, उसमें खाने को पहुंचाने के लिए बकल कैविटी के ऊपर एक कैप लगा होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो हमारी रेस्पिरेटरी कैनाल है ना, इसको कवर कर देता है। कि जब ये इसको कवर कर देगा, ये समझिए फूड आया और ये बंद हो गया, फूड आया, ये फूड आ रहा है ऊपर से और ये कैप बंद हो गया। तो ये कैप के ऊपर से फिसलता हुआ खाना, ये जो कैप है ना, ये जो कैप बंद हो गया, ये इस कैप के ऊपर से फिसलता हुआ खाना क्या करेगा, फिर विंड पाइप में ना जा करके फूड पाइप में जाएगा, जिससे विंड पाइप प्रोटेक्ट हो जाएगी और हमारे जो सांस की नली है, जो हमारी रेस्पिरेटरी कैनाल है, खाना उसमें नहीं जाता। और कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोलते हैं और बोलने के साथ साथ खाना भी खाते हैं, तो कई बार हमें धक्का लगता है, जिसे आप कहते हैं ना, खाने का कोई पार्ट हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे जो फूड पाइप है उसमें ना जा करके कोई पार्ट थोड़ा सा विंड पाइप में चला जाता है। क्यों होता है ऐसा, जब आप खाने के साथ साथ बोलते हैं तो आपको क्या है, कार्टिलेज ओपन होता है हमारा, ये ऐसा करके कार्टिलेज ओपन होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है बॉडी की में, जो हमारी रेस्पिरेटरी कैनाल है वो एयर का यूज़ करती है बोलने के लिए। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर इस चीज़ की वजह से हमारा जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर का एपिग्लॉटिस डिस्टर्ब हो जाता है। वो सेम टाइम पे आप खा रहे हैं, सेम टाइम पर आप बोल रहे हैं, तो फूड के कुछ पार्टिकल्स कैप के जल्दी से बंद होने की वजह से या फिर जल्दी प्रोसेस करने की वजह से, कन्फ्यूज़न की वजह से, सही मैसेज ना मिलने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है और खाना आपका फूड पाइप की जगह कहीं भी कभी रेस्पिरेटरी कैनाल में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। वो पूरा नहीं होता है, कभी भी थोड़ा बहुत भी अगर हो जाता है तो आप जानते हैं कितनी बुरी हालत हो जाती है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था अभी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। ओके, कोई भी चीज़ जो है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, है ना। कोई भी जो चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर अगर ट्रांसफ़र होती है तो वो ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपने पानी गिराया और वो पानी बस यूँ सीधा ट्रांसफ़र हो गया। सीधा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि बॉडी जो है, जो एक कैनल है, सपोज़ ये कैनल है ना, ये मेरा हाथ है, ये कैनल है और इसको हम ऐसे ऐसे करके ये सांस ले रही है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये कर रही है तो जो इसके अंदर चीज़ गई है, जो इसके अंदर फूड गया, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, ऐसे लगातार नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन of wall of food pipe and other organs of digestive system to move the food along gut is called peristaltic movement. Food is not depend on gravity. फूड ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर फूड ग्रेविटी पे डिपेंड होता तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। फिर अगर आप लेट के खाना खा रहे होते तो खाना बीच में ही अटक जाता, है ना।
आप लेट के खाना खा रहे होते, आप लेट गए, आप खड़े हैं तो खाना पहुंच गया सीधे नीचे, और आप लेटे हैं तो खाना बीच में रुक गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी होगी, जब आप खड़े होंगे तभी वो जाएगा। फिर तो आप खड़े होकर के खा रहे हैं और लेट करके आप मूवी देखिए और पॉपकॉर्न वगैरह खाइए, सब आपकी ओसोफेगस में इकट्ठा हो जाएगी, नीचे जाएगी नहीं, है ना। तो ये चीज़ ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करती। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन पे खड़े हैं, कर रहे हैं, आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, आप कैसे भी खाइए, फूड आपका सीधा क्या होगा, धीरे 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 स्टमक में जाएगा। वैसे लेट के खाना नहीं चाहिए, गलत होता है। स्फिंक्चर्स, बेटा स्फिंक्चर्स क्या होते हैं? आपकी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर छोड़िए, जो भी बॉडी का सिस्टम है, वहाँ पर जगह जगह पर स्फिंक्चर्स होते हैं। स्फिंक्चर्स का मतलब होता है इस तरह के लॉक होते हैं कि जब ज़रूरत होती है वो तभी ओपन होते हैं और ज़रूरत नहीं होती है तो वो क्लोज हो जाते हैं। सपोज दैट ओसियोफेगस है, तो ओसियोफेगस और स्टमक है ना, दो चीज़ अटैच हो रही है ना, ओसियोफेगस और स्टमक। देखिए हम बात करते हैं, ये हमारा स्टमक है और ये हमारी ओसियोफेगस है, सपोज करते हैं ये, ठीक है, ये स्टमक है और ये ओसियोफेगस है। ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए बस यहाँ से खाना आया यहाँ तक, लेकिन इसके अंदर खाना जाएगा तो इसके क्या होता है, एक रबड़ जैसी एक ना स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। वो राउंडेड स्ट्रक्चर क्या करती है, वो परमिशन देती है कि फूड अंदर जाएगा या नहीं, तो ये ओपन हो जाती है, ठीक है, फूड को अंदर ले लेती है। ऐसे ही स्टमक के दूसरे पार्ट पे एक इस लॉक होता है इसी तरह का। जब क्या होता है 2-3 घंटे फूड इसके अंदर रुका रहेगा इसी की वजह से, क्योंकि ये लॉक है, ठीक है। अगर ये लॉक नहीं होता तो फूड डायरेक्टली कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता। तो ये लॉक है, 2-3 घंटे बाद जब मैसेज मिलता है कि हाँ ये फूड अब आगे पहुंचने लायक हो गया, ये लॉक खुल जाता है और फिर ये पहुंच जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सभी जगह पर इस तरह के स्फिंक्चर्स होते हैं। ओके, स्फिंक्चर्स आर circular muscular structure which control the movement of substances through them. Normally they remain closed. Okay, सब्सटेंस की जब ज़रूरत है ट्रांसफ़र करने की तभी वो उनको ट्रांसफ़र करेंगे, वरना वो जनरली क्लोज रहते हैं। When movement is required they open. There are many sphincter in gut. कई सारे गट में अंदर स्फिंक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं और बॉडी के अंदर कहीं भी फूड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ओके बेटा, कुछ भी क्लियर अगर नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछिएगा। कुछ बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती उनकी, लेकिन मैम ये वाली चीज़ कैसे करनी है, मैम ये क्या करना है, पूछते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, उनको सजेशन देना हमें भी अच्छा लगता है बेटा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेंगे, और जिनको नहीं है तो उनके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स बहुत अच्छी बात है। Remember, I want to see whole work when schools will open. Okay, all the best, good luck.